नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नवीं कक्षा के सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। कल जो बात हमने पूरी की, आज एक और नई बात लेखन विभाग के अंदर करने की ओर जा रहे हैं। विचार विस्तार। विचार का विस्तार कैसे करना है, उसी बात को यहाँ पर समझने की ओर जा रहे हैं। परीक्षा में 3 अंक के लिए ये प्रश्न पूछा जाता है और सुभाषित होता है, या तो दोहा होता है, या तो मुक्तक दिया जाता है। सुभाषित, दोहा, मुक्तक, उनके विचार को विस्तार देना। कैसे भी विस्तार देंगे, क्योंकि 3 अंक का ये प्रश्न होता है। इसीलिए हमें ये समझना है कि हम किस प्रकार से विचार विस्तार करें। विचार विस्तार करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। विचार विस्तार करने के लिए कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, कुछ बातें ध्यान में रखेंगे तो ही विचार विस्तार अच्छी तरह से कर पाएंगे। इनके अलावा विचार विस्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो विचार हमारे सामने रखा गया है सुभाषित के द्वारा, या तो दोहे के द्वारा, या तो मुक्तक के द्वारा, और बाहर से कहीं से भी किसी भी किताब से लिया गया है, उनका हमें विस्तार करना। अगर हमारी किताब में से ही कोई दोहा लिया जाए तो समझ में आ सकता है कि हम पढ़ चुके होते हैं, इसीलिए हम अच्छी तरह से लिख पाते। पर यहाँ पर तो क्या होता है, ऐसा कहा नहीं जाता कि हमारी किताब में से ही ये पूछा जाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाहरी दोहे भी हमारे बीच में रखे जाते हैं, बाहरी मुक्तक रखे जाते हैं, या तो सुभाषित भी बाहर से लिया जाता है और हमारे सामने रख दिया जाता है। पहले तो क्या करना चाहिए, वही हमें समझना है, तो ही हम अच्छी तरह से उनको दिखला सकेंगे या तो लिख सकेंगे, उन पर हमारे विचारों का विस्तार कर पाएंगे, वही हमें समझना है। देखो, पहली बात कौन सी ध्यान में रखनी चाहिए, दिए हुए सुभाषित या दोहे को भली भांति समझ लीजिए। पहली बात यह है कि दिए गए दोहे को या सुभाषित को या मुक्तक हो, भली भांति उनको समझने का प्रयत्न करो। ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ने के बाद उनके अर्थ ग्रहण को स्वीकार, उनमें क्या कहा गया है उसे समझने का प्रयत्न करो। जो बात सुभाषित के अंदर रखी गई है उनका विस्तार करना है, इसीलिए सुभाषित या तो दोहे को समझना बहुत जरूरी होता है। पहली बात यह है कि सुभाषित या तो दोहे को भली भांति समझो। भली भांति यानी कि एकाग्रता के साथ उस दोहे को, उस सुभाषित को समझने का प्रयत्न करो, उनके अर्थ को ग्रहण करो और बाद में उनका विस्तार करने का प्रयत्न करो। अपनी भाषा में विषय के अनुरूप आपकी लेखनी को बढ़ावा दो। आपके विचार को, जो विचार उनमें प्रस्तुत किया गया है, उसी विचार को बड़ा करके लिखना। दूसरी बात, सुभाषित
या दोहे का, दोहे को सरल शब्दों में स्पष्टीकरण कीजिए। दूसरी बात यह है, सुभाषित हो या तो दोहा हो, सरल शब्दों में मतलब हमारी सरल भाषा में, सरल भाषा में हम उनका स्पष्टीकरण करेंगे कि उनके अंदर स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण यानी कि स्पष्ट बात सरल भाषा में लिखनी चाहिए कि इस निम्नलिखित दोहे के अंदर ऐसा कहा गया है, या तो निम्नलिखित सुभाषित के अंदर ऐसा कहा गया है। स्पष्ट करना चाहिए कि जो कहा गया है उनको स्पष्ट रूप से हमारी सरल भाषा के अंदर, सरल शब्दों के अंदर हम उनको स्पष्ट करने का प्रयत्न करेंगे। सरल भाषा बोलनी नहीं चाहिए, तो ही हम अच्छी तरह से उनका अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। ये दो बातें हुई। आगे की बात देखो, विचार विस्तार के लिए जो बातें हमें रखनी है वो बातें, तीसरी बात देखते हैं। जहां आवश्यक हो वहां, जहां आवश्यक हो वहां विषय से संबंधित दृष्टांत या उदाहरण दीजिए। दूसरी बात देखने के बाद तीसरी बात यह है, आवश्यक हो, जरूरत हो वहां विषय संबंधी, जिस विषय में बातें हो रही है, दोहा हो, सुभाषित हो या मुक्तक हो, विषय के अनुरूप दृष्टांत रखो। दृष्टांत रखोगे तो उनके द्वारा आपकी बात को बढ़ावा मिलेगा, उनके अंदर आप वैसे ही विचारों वाला दृष्टांत रखेंगे। या तो कोई उदाहरण रखेंगे, उदाहरण को इनके अंदर डालेंगे ताकि हमारी बात, यानी कि जो सुभाषित के अंदर या तो जो दोहे के अंदर या तो जो मुक्तक के अंदर जो विचार व्यक्त किए गए, उन विचारों के अनुसार दोहे या तो उदाहरण हम रखेंगे तो ही लिखावट में बढ़ावा आएगा, विस्तार होगा और हम पूरा परिच्छेद अच्छी तरह से लिख पाएंगे। तीसरी बात ऐसी। चौथी बात देखते हैं, विचार विस्तार की भाषा सरल एवं शुद्ध शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए। ये चौथी बात है। देखो, विचार विस्तार की भाषा सरल शुद्ध होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और भाषा व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए,
शब्दों की वर्तनी, वर्तनी यानी गुजराती में आप उसको क्या कहते हैं, जोड़ड़ी। शब्दों की वर्तनी सही होनी चाहिए, वो भी सही होनी चाहिए, यानी कि लिखावट करते हैं पर भाषा के अंदर व्याकरण के नियमों का ध्यान रखना चाहिए, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी सही होनी चाहिए, तो ही हम अपनी विस्तार को अच्छी तरह से कर पाएंगे और सही पैमाने पर हमारा विस्तार अच्छा होगा। उसके बाद की बात है, पांचवी बात, लेखन में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। पांचवी बात यह है, जो आप लिख रहे हैं, सुभाषित को पढ़ा, उनके अर्थ को ग्रहण किया, दोहे को पढ़ा, उनके अर्थ को ग्रहण किया, या तो मुक्तक को समझ के आप लिख रहे हैं, तो वहां पर जब लिखते हैं तब लेखन के कार्य में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। पूरा परिच्छेद लिख देते हैं पर कहीं विराम चिन्ह ही नहीं आते, ना तो अर्ध विराम आता है, ना तो अल्प विराम आता है, ना तो पूर्ण विराम आता है, फुल स्टॉप भी नहीं आता, ना तो कहीं किसी के अवतरण को लेते हैं तो अवतरण चिन्ह भी नहीं रखते। दूसरों की बात को हम जब रखते हैं हमारे पैराग्राफ के अंदर, तब हमें उनको अवतरण चिन्हों के अंदर ही रखनी चाहिए। हमारी बात को मजबूती देने के लिए ये सारा काम करते हैं, तो हमें अवतरण चिन्हों के अंदर, गांधी जी ने कहा टेक्स्ट करके, गांधी जी की बात को हमें अवतरण चिन्हों के अंदर रखना चाहिए, विराम चिन्ह आते हो वहां पर विराम चिन्ह रखना चाहिए, तो ही हमारी भाषा शुद्ध लिखी जाएगी और पढ़ने वाला कहीं रुक सकता है। श्वासोश्वास की प्रक्रिया को ठीक करने के लिए कहीं रुकना पड़ता है। अगर आप विराम चिन्ह ही लिखे रखेंगे तो पढ़ने वाला रुकेगा कैसे? पूरा परिच्छेद पढ़ने तक वो रुक नहीं सकते। इसीलिए आपको आपके लेखन कार्य में विराम चिन्हों का भी प्रयोग करना चाहिए। उसके बाद की बात है कि इनके अंदर आप पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करो, विशेषणों का प्रयोग करो, ये सारी बात करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से उदाहरणों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा अपने विचारों को आप बढ़ावा दे सकते हैं। भाषा शुद्धि रखेंगे और विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे, सरल शब्दों में लिखेंगे, तो बड़ी अच्छी तरह से आप अपनी बात को दिखला सकेंगे, विस्तार करके दिखला सकेंगे। जो छोटी बात दी गई है उनको बड़ी बनाना है, बड़ी बनाने के लिए ये बातें जरूरी है। विचार विस्तार में कोई बात कठिन नहीं है, सिर्फ अपनी सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखने का प्रयत्न करो, दृष्टांतों को रखो, उदाहरणों को रखो, विशेषणों को रखो, विराम चिन्हों को रखो और जो विचार व्यक्त किए गए हैं उस विचार को विस्तार दो, अपने तरीके से सरल भाषा में लिखने का प्रयत्न करो, विचार विस्तार हो जाएगा। पर पहली बात ये आपने सीखी है कि पहले उनको ध्यान से पढ़ो और उनके अर्थ को ग्रहण करो। जो विचार व्यक्त किए गए हैं उनको समझ पाएंगे तो ही उन पर लेखनी कर पाओगे, अच्छी तरह से लिख पाओगे, वरना अच्छी तरह से लिख नहीं पाओगे। एक बार विचार विस्तार सीख जाओगे तो कहीं पर भी, कोई भी कक्षा में आप पढ़ते होंगे, करना वही होता है, अलग कुछ करना ही नहीं होता। विचार विस्तार की कुछ बातें यहाँ पर जो मैंने दी है, वैसी इतनी बातें आप समझ गए तो विचार विस्तार कहीं पर भी, कोई भी कक्षा में पढ़ते हो, गुजराती में पढ़ते हो या तो अंग्रेजी में पढ़ते हो या तो हिंदी में पढ़ते हो, हर जगह पर विस्तार इसी प्रकार से होता है। सिर्फ भाषा बदलती है, तरीका नहीं बदलता।
विस्तार करने का तरीका नहीं बदलता। इसीलिए इस बात को समझो और ध्यान से जो बातें मैंने आपके सामने पेश की है उतनी बातें इस तरफ। एक अंतिम बात ऐसी भी कभी कभी होती है कि योग्य शीर्षक दो, विचार विस्तार करके परिच्छेद को योग्य शीर्षक दो। विचार विस्तार परिच्छेद को योग्य शीर्षक देने की बात कभी कभी पूछी जाती है, हर रोज नहीं पूछी जाती। शीर्षक जो विचार उनके अंदर व्यक्त किया गया है उनके अनुरूप दो, जो बात कही गई है उनके अनुरूप दो। अपेक्षित शीर्षक देना कभी कभी पूछा जाता है, हर रोज नहीं पूछा जाता। 3 अंक होते हैं तो नहीं पूछा जाता, 3 अंक से ज़्यादा होते हैं तो कभी कभी पूछ लिया करते हैं। विस्तार इस प्रकार से करना है। मैं आपके सामने एक पंक्ति रखता हूँ, आप उनका विस्तार करके रखेंगे। रफ में प्रैक्टिस के लिए आपको मैं एक पंक्ति देता हूं। सूचना ऐसी लिखी जाएगी, देखो, निम्नलिखित दोहे का विचार विस्तार कीजिए। मर्यादा कभी कभी दी जाती है कि 10 पंक्तियों में या तो 15 पंक्तियों में विचार विस्तार कीजिए, ऐसी मर्यादा भी आपको सामने रखी जाती है। तो निम्नलिखित दोहे का विचार विस्तार 15 पंक्तियों में कीजिए या तो 10 पंक्तियों में कीजिए, वैसा कहा जाता है। सूचना आपको जो दी गई है उनको पहले समझना चाहिए, उसके बाद ही विचार विस्तार करना चाहिए। आपके सामने मैं एक दोहा रखता हूँ, उनका विस्तार करने का प्रयत्न आप रफ बुक में करेंगे। सही बात है। देखो, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। जुड़े गांठ पड़ी जाए। अब देखो, यहां पर जो दोहा दिया गया है उस दोहे के अंदर क्या कहा गया है? रहीमन धागा प्रेम का। रहीम जी कहते हैं, आपको लिखना इस प्रकार से है, उपयुक्त दोहे के अंदर रहीम जी ये कहते हैं, देखो किस प्रकार से लिखना है वही बताता हूं। उपयुक्त दोहे के अंदर रहीम जी ऐसा कहते हैं कि धागा प्रेम का, प्रेम का जो धागा होता है, रहीमन धागा प्रेम का, जो स्नेह का धागा होता है, मत तोड़ो चटकाए, उनको खींच के तोड़ना नहीं चाहिए। और तोड़ दोगे तो क्या होगा? रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े। टूटने से फिर जुड़ता ही नहीं, जुड़े गांठ पड़ी जाए। अगर प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर जोड़ने से भी उनमें गांठ रह जाती है।
जिस प्रकार से हम धागे को खींचते हैं और वो टूट जाता है, बाद में जोड़ने के लिए गांठ लगानी पड़ती है, उसी प्रकार से किसी व्यक्ति के साथ आपका जो स्नेह का बंधन होता है, उनके अंदर जब तिराड़ खड़ी हो जाती है या तो उनके अंदर किसी प्रकार की कोई नासमझ या तो गैरसमझ पैदा हो जाती है, उनको बाद में जोड़ने का प्रयत्न करेंगे तो उस संबंधों में गांठ रह जाएगी। इसीलिए रहीम जी हमें यहाँ पर बतलाते हैं कि प्रेम का जो धागा होता है उनको कभी भी खींचना नहीं चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। आप अपनी रफ बुक के अंदर अच्छी तरह से लिखना और मेरे नंबर पर मुझे भेज देना, मैं देख लूंगा। सही बात है, आगे बाद में देखेंगे। कल मिलते हैं फिर से।